नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिकी इसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 26 सितंबर और 26 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का लास्ट एग्ज़ाम था। लास्ट एग्ज़ाम का जो लास्ट शिफ्ट है यानी कि थर्ड शिफ्ट, वो भी आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके 25 जीके जिसके जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं वो मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि पंडित जो राम नारायण है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो पंडित राम नारायण की बात करते हैं तो इनका संबंध है सारंगी से। तो इसका राइट आंसर आपका सारंगी हो जाएगा। पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार हैं जो कि सारंगी को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका जो जन्म है 1927 में राजस्थान के आमेर में हुआ था। साथ में एक सारंगी है जो एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र होता है जिसमें त्वचा से ढका अनुनादक होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि भारत का संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी कहते हैं, वो आपका कौन से अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 315 होगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्था है जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को होता है। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो मनोज सोनी हैं जो कि मई 2022 से है। इसके अलावा यूपीएससी के पहले जो अध्यक्ष थे सर रॉस बेकर थे। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता चले कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था 9 से लेकर 26 सितंबर तक, यानी कि टोटल 36 शिफ्टों में आपका कंडक्ट हो चुका है। तो उन 36 शिफ्टों में जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग आपको यहाँ पर 700 प्लस जो आपके प्रश्न मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं, उसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, साथ में अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए टॉपिक वाइज ई बुक को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको 45 टॉपिक मिलता है, जहां से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न है जो कि रिपीट होते हैं या बार बार आते हैं, उन्हीं टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। इसका भी व्हाट्सएप नंबर है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस ई बुक को बाय करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो पीडीएफ है आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का एमबीक्यू वाला वो आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए या नहीं चाहिए तो आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत के किन भागों में मौसमी हवा लू चलता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके दिया गया था, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, केरल, इस प्रकार करके दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो दोस्तों आपका राजस्थान होगा। ठीक है, लू की बात करेंगे तो एक तेज़ गर्म और शुष्क हवा है जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय चलती है। ये हवाएं क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती हैं। इन हवाओं के संपर्क में आना जानलेवा भी कभी कभी साबित हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 2008 का बीजिंग ओलंपिक। अगर आपसे खेल पूछा जाता तो इसका राइट आंसर आपका निशानेबाजी होता। ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय यह बने थे। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सुब्रमण्यम है। 25 फरवरी 2023 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्होंने शामिल लिया था। 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के ये आईपीएस हैं। ठीक है, और ये साथ में विश्व बैंक में भी कार्य है जो कि इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का आपका एसआई यूनिट पूछा गया था। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ओम मीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ओम मीटर। स्पेसिफिक resistance is the resistance of a material when a non voltage is applied to a unit length and unit cross sectional area of the material. It's also known as the resistivity of a material. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। इस यक्षगान नृत्य में यह एक अद्वितीय शैली और प्रारूप के साथ नृत्य, संगीत, संवाद, पोशाक, मेकअप और मंच तकनीक का संयोजन होता है। यह रंगमंच शैली मुख्य रूप से यह कर्नाटक के सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसके अलावा यक्षगान परंपरागत रूप से संध्याकाल से सुबह तक प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो 46 है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका राइट आंसर है। इसमें कहा गया है कि राज्य के पास समाज के कमजोर वर्ग के संबंध में आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी होगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी शामिल हैं, उनके शोषण को रोकने और किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए। ठीक है, साथ में अनुच्छेद 29-23 धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है, इसको भी याद रखना है। अगला है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन थे? कल भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था और आज भी आया, जिसका राइट आंसर था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले दक्षिण के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल वंश और मालवा से शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन तीनों ने क्यों लड़ाई किया था? तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी? तो इसका राइट आंसर आपका 15 to 29 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति के लिए आयु समूह 15 से 29 वर्ष है। इस आयु समूह को नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए अधिक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए चुना गया था। अगला है कि सुबनश्री नदी किसकी सहायक नदी है? तो सुबनश्री नदी की बात करते हैं तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। सुबनश्री नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। यह तिब्बत पठार से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों से होकर भारत में प्रवेश करती है। इस नदी के तल में सोने के भंडार की मौजूदगी और इसके पानी में सोने की कण की मौजूदगी और इसके किनारों पर जलोढ़ जमाव के कारण गोल्ड रिवर के नाम से ये जाना जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण अगस्त 2021 में डेयरी किसान की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर आपका NDDB होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ही ई गोपाला एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है। यह किसानों को सभी रूपों में रोग मुक्त जर्म प्लाज्म की खरीद और बिक्री सहित अपने पशुधन का प्रबंधन करने में मदद करता है और पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन करता है। उपयुक्त आयुर्वेदिक निर्वंश विज्ञान दवा का उपयोग करके जानवरों का इलाज करता है। इसे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उस समय के जो थे और NDDB के अध्यक्ष मीनेश शाह के उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर आपका गुरु घासीदास होगा। गुरु घासीदास ने चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन शुरू किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण सत्यनामी समूह की स्थापना 1820 में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एक खेत सेवक और चमार जाति के सदस्य घासीदास ने किया था। उनका सतनाम पंथ यानी कि सच्चे नाम का पंथ बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी चमारों के लिए एक धार्मिक और सामाजिक पहचान प्रदान करने में सफल रहा था। इसके अलावा गुरु घासीदास को हिंदू देवताओं की छवि को कचरे के ढेर पर फेंकने के लिए याद किया जाता है। अगला है 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए डैश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है,
नेटाल इंडियन कांग्रेस एक संगठन था जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ना था। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर की। गांधी माधव शशि थे, अब्दुल्ला हाजी एडम झामेरी, दादा अब्दुल्ला को अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा नेटाल कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक चरण में सभी जातियों, लिंगों और पंथों के लोगों को समानता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1920 के दशक से यह संगठन एक छत्र संगठन यानी कि दक्षिण अफ्रीकी भारतीय कांग्रेस के तहत कार्य करता था। ठीक है, बाकी कोई फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है विशु निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर आपका केरल होगा। विशु केरल के लोगों के लिए नववर्ष का शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के मैडम महीने में बहुत धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाता है। त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा विशुकानी है। केरल के अलावा यह त्यौहार मैंगलोर, तुलुनाडु और उडुपी जैसे पड़ोसी क्षेत्रों में भी किया जाता है। इसके अलावा विशु को आतिशबाजी और रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन उत्सव में पटाखे फोड़े जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने विशु के दिन ही राक्षस नरकासुर का वध किया था। अगला है कि मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो राइट आंसर आपका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण की बात करते हैं तो कमरे के तापमान पर किसी तरल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। जिस तापमान पर पानी वाष्पित होने लगता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके अलावा एक होता है ऊर्ध्वापातन। यह द्रव अवस्था में गुजरे बिना किसी ठोस को वाष्प में बदल देता है। उदाहरण के लिए आयोडीन कपूर को जब हम लोग जलाते हैं तो वो द्रव में आपका परिवर्तित नहीं होता है, वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ऊर्ध्वापातन का यही उदाहरण है। अगला है संघनन। यह तरल चरण में गैस चरण के रूपांतरण की प्रक्रिया है। संघनन गर्मी के नुकसान के कारण होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अगला है कि पुष्पवती वंश के पहले कौन सा वंश था? ठीक है, तो पुष्पवती वंश की बात करते हैं तो पुष्पवती वंश के पहले आपका गुप्त वंश का शासन हुआ करता था। पुष्पवती से पहले गुप्त वंश का शासन था। गुप्त वंश का पतन होने के बाद पुष्पवती वंश की स्थापना हरियाणा के थानेश्वर में हुआ था। पुष्पवती वंश का स्थापना किसने किया था? तो इसको भी याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, अगला है अमृत धरोहर किससे संबंधित था? ऑप्शन था कि ए टू प्रोटेक्ट एंशिएंट मोनूमेंट्स, दूसरा था टू प्रोटेक्ट लोकल कम्युनिटी एंड प्रिजर्व लोकल वेटलैंड इकोलॉजी, और दो ऑप्शन मिला नहीं। बाकी इसका राइट आंसर आपका यही था, ऑप्शन नंबर बी ही था। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और स्थानीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी का संरक्षण करना था। इसलिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये पूछा गया था। बाकी 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए थे जो कि हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं, और जैसा कि ये क्वेश्चन आपका वोमेन एम्पावरमेंट से था। ठीक है, बाकी जैसे वो क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे उसको हम PDF में देंगे। PDF आपको वहीं पर टेलीग्राम चैनल पे है जो कि मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में क्वेश्चन था आपका कि अगर पर्सन की पर कैपिटा इनकम कम हो रही है तो इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन था डिक्रीज इन GDP, डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वही होगा, सी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यही सब पूछा गया। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे उसको PDF में देंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।